उत्पन्न करना, जैसा जीव है वैसी ही संतति उत्पन्न करेगा या अपने युवक को क्या देगा, नई संतति का निर्माण करवाएगा। अब जो हमारी स्ट्रक्चर है वो एक खोखली एक तरह से। इस स्ट्रक्चर के अंदर 3 गुहा होती है। पहली जो गुहा होती है उसे कहते हैं वक्ष गुहा। इस वक्ष गुहा के अंदर ही हमारा फेफड़े और हमारा हार्ट कार्य रखता है। दूसरी गुहा आती है हमारी उदर गुहा। उदर गुहा में हमारा पूरा की पूरा पाचन तंत्र पाया जाता है। और तीसरी गुहा आती है श्रोणी गुहा। श्रोणी गुहा में ही नर का जनन तंत्र होता है। आधा तंत्र, नर का जो जनन तंत्र आधा होता है भीतर और आधा होता है बाहर। ये जो वृषण है वो दोनों जांघों के मध्य लटके हुए रहते हैं। वृषण जो है शरीर के टेम्परेचर यानी शरीर का जो तापमान होता है वो होता है 37 डिग्री टेम्परेचर। और हमारे जो वृषण है उनका जो तापमान इससे 2-3 डिग्री क्या पाया जाता है, कम पाया जाता है, यानी 35 पॉइंट के लगभग पाया जाता है। अगर मैं इसकी चौड़ाई की बात करूं 2 से 3 सेंटीमीटर है, अगर मैं लंबाई की बात करूं 4 से 5 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। अगर हम बात करें कि हमारा जो वृषण है वो इस प्रकार से, वृषण जो होता है इसके अंदर 250 कक्ष पालियां पाई जाती हैं और इन 250 कक्षों में से 2-2 नलिकाएं निकलती हैं जिन्हें हम शुक्रवाहिक नलिकाएं कहते हैं। शुक्र नलिका के अगर हम जूम करके देखें तो इसके अंदर भी 2 कोशिकाएं निकलती हैं। पहली कोशिका निकलती है जर्म कोशिका। इस जर्म कोशिका से शुक्राणु का क्या होता है, निर्माण होता है। और दूसरी निकलती है सरटोली कोशिका। और ये सरटोली कोशिका एक परत बनाती है, उस परत के अंदर ही जो पोषण शुक्राणु को मिलता रहता है। अब जैसे ही इन नलिकाएं आगे जाकर एक जाल की नुमा संरचना बनाती है, उसे जाल का वृषण कहते हैं, जाल का वृषण कहते हैं। और जाल का वृषण पूरी तरह से इकट्ठा हो जाती है तो इनके अंदर से 2-3 नलिकाएं निकलती है, उन्हें कहते हैं शुक्र नलिकाएं। और शुक्र जो नलिकाएं आगे जाके ये इसको जो वृषण को घेरे हुए रहता है उसे कहते हैं अधिवृषण। अधिवृषण में जो स्तंभ है वो इकट्ठा होता चला जाता है। अधिवृषण से यहाँ से हमारी शुक्र वाहिनी निकलती है। शुक्र वाहिनी में उस स्तंभ को छोड़ दिया जाता है। ये हमारा ऊपरी भाग है जो हमारी श्रोणी गुहा के अंदर है, जो मूत्राशय है अंदर है। और ये भाग कहाँ है, बाहर, ठीक है ना। ये भाग बाहर है और ये भाग वृषण से निकलती है। और यहाँ से जो स्तंभ आया है वो स्तंभ आके हमारी पाई जाती है शरीर में सहायक ग्रंथियां। और हमारी सहायक ग्रंथि होती है 3। पहले होती है हमारी शुक्राशय ग्रंथि। शुक्राशय ग्रंथि संख्या में 2 होती है, यानी एक जोड़ी होती है। ये शुक्राशय ग्रंथि यहाँ से कैल्शियम और पाचक एंजाइम स्त्राव करती है। जो स्तंभ होता है उस स्तंभ को तरल माध्यम और सफेद माध्यम उसको बनाने का काम करती है। हमारी यहाँ पर एक प्रोस्टेट ग्रंथि पाई जाती है। प्रोस्टेट ग्रंथि जो होती है ये कोलेनिस्ट मार्ग का काम करती है। ये भी पाचक रस उस स्तंभ में छोड़ देती है। एक और पाई जाती है बल्बो यूरिथ्रल ग्रंथि। ये बल्बो यूरिथ्रल जो ग्रंथि है इससे भी पाचक रस के रूप में निकालते हैं। और निकालने के बाद उसमें जब डाल देती, तीनों ग्रंथि डाल देती है, अब स्तंभ की जगह अब वो वीर्या बन जाता है, जिसे निमन। अब ये जो स्तंभ है, अब जो स्तंभ बना कि सर ये यहाँ पर तो नर के अंदर भाई गौण लैंगिक लक्षण को निकालने के लिए एक हार्मोन निकलता है जिसे कहते हैं टेस्टोस्टेरोन हार्मोन। और ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन वृषण के अंदर स्थापित रहता है, गौण लैंगिक लक्षणों को निकालने का काम करता है। इसी के कारण यहाँ से जब आपकी अवस्था यानी जो गौण लैंगिक अवस्था होती है जिसे कहते हैं किशोर अवस्था, ये जो किशोर अवस्था होती है ये 13 वर्ष से 12 वर्ष से प्रारंभ होती है और ये धीरे धीरे बढ़ती हुई जाती है। और जब आप 18 प्लस हो जाते हो यानी 18 से 22 की एज में आपकी किशोर अवस्था क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है और आप एक वयस्क अवस्था में परिवर्तित कर
जाते हो। अब यहाँ से सारी चीजें स्पर्म था वो निकल चुका है, तो वो ये हमारा जो टॉपिक है वो कैसा होता है, समाप्त होता है। अब बताओ।